दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, विश्व बंधुत्व की भावना करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को स्थापित करने वाला, मैत्री की और करुणा की भावना को विकसित करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मानव निर्माण के सभी विषयों के बारे में प्रतिदिन एक एक करके बात की जाती है। इसी क्रम के अंदर आज का हमारा विषय है वानप्रस्थ जीवन शैली। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अति सुंदर विषय है और इस विषय को अगर जो वानप्रस्थी लोग हैं अपने जीवन के अंदर उतार दे तो उनका जीवन धन्य हो सकता है, सार्थक हो सकता है। यहाँ पर दो शब्द है, एक तो वानप्रस्थ जीवन और दूसरा है जीवन शैली। तो हमें ये देखना ये है कि वानप्रस्थ किसे कहते हैं। मैं पुरानी आश्रम व्यवस्था के अंदर वेदों के समय की आश्रम व्यवस्था के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उस समय में ये माना जाता था कि मनुष्य की उम्र 100 वर्ष तक हुआ करती थी। उस उम्र को 4 आश्रमों के अंदर बांटा गया था। 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम, इस आश्रम के अंदर विद्यार्थी अपने गुरु के पास में रह करके जिस चीज वर्ण का हो और जिस चीज उसकी पसंद हो उसके अनुरूप जो है वो शिक्षा ग्रहण करता था। थ्योरी भी प्राप्त करता था, प्रैक्टिकल भी प्राप्त करता था, गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त करता था और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा प्राप्त करता था। उसके बाद के अंदर 25 से 50 गृहस्थ आश्रम होता था, जिसके अंदर शादी, बाल बच्चे, उनकी शिक्षा, उनको पढ़ाना लिखाना और उनको पैरों पर खड़ा करना 50 साल की उम्र तक। उसके बाद का जो विषय है वह है वानप्रस्थ आश्रम, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। वानप्रस्थ का अर्थ होता है घर में रहते हुए घर से दूर, यानी आप अपनी सांसारिक जिम्मेवारियों से निवृत्त हो गए हैं। अब आपका 75 साल का उम्र जो है वो आप समाज सेवा के अंदर लगाइए, परोपकार में लगाइए, लोक कल्याण के अंदर लगाइए, ताकि आपका जीवन सार्थक हो और समाज पे आपका जो ऋण है वह उतर जावे। 4 तरह के ऋण कहा जाता है। एक तो होता है देव ऋण, यानी ईश्वर का हमारे पे ऋण है। उस ऋण को जो है ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वर प्राणिधान करके, ईश्वर की स्मृति करके, ईश्वर के गुणों की स्तुति करके, सत्संग करके जो है हम देव ऋण उतार सकते हैं। दूसरा है पितृ ऋण, माता पिता। माता पिता संसार के भगवान होते हैं, वो हमको जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं और हमको पैरों पर खड़ा करते हैं, तो उनका हमारे पे ऋण है। वो उनका ऋण है, हम उनको चित्त समाधि पहुंचाकर उनकी सेवा करके उतार सकते हैं। एक होता है गुरु का ऋण होता है। गुरु, गु का मतलब होता है ज्ञान, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्तित्व होता है जो कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करता है। उसका ऋण हम गुरु की सेवा करके उतार सकते हैं। और एक होता है समाज का ऋण। समाज का ऋण उतारने के लिए हमें सेवा करनी पड़ती है, समाज की परोपकार करना पड़ता है, लोक कल्याण के अंदर अपना जीवन लगाना पड़ता है। उसके लिए वानप्रस्थ जीवन होता है। एक परमार्थ का जीवन होता है जो कि अंतिम जीवन है। 75 से 100 वर्ष की उम्र तक जो है जीवन होता है वो संन्यास का जीवन होता है, इंट्रोस्पेक्शन का होता है, आत्मकल्याण का होता है और आत्मनिरीक्षण का होता है, आत्म परीक्षण का होता है और सेल्फ रियलाइजेशन का समय होता है वह। और लेकिन उस वक्त वो 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी। आजकल 100 वर्ष की उम्र नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति अगर चाहे तो 50-60 साल की उम्र के अंदर वानप्रस्थ जीवन को वो ले सकता। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा 20 साल का गहन अनुभव है। 20 साल से मेरे को मेरे गुरु ने वानप्रस्थी बना दिया था और 20 साल से बराबर मैं वानप्रस्थ जीवन का अनुशासित रूप से जो है पालन कर रहा हूँ। घर में रहते हुए घर से दूर रहता हूँ और 24 घंटा मानव कल्याण की, मानव हित की बात करता हूँ। धन संपत्ति परिवार सब तरीके से एक तरीके से छोड़ रखता है। 24 घंटे मानव कल्याण की बात करना, शिक्षा करना, शिक्षा के सेमिनार, वर्कशॉप इत्यादि जो है आयोजन करना और लोगों को बताना कि मानव जीवन का क्या सार है, भारतीय संस्कृति के अंदर क्या क्या मूल्य हैं, उन मूल्य परक चीज़ों की बातें बताना इत्यादि कार्य किया जाता है। अब देखिए वानप्रस्थ का और वानप्रस्थ जीवन शैली, यानी जब व्यक्ति वानप्रस्थ ग्रहण कर लेता है तो उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में आज का एपिसोड है। हम वानप्रस्थी बन गए मान लीजिए,
तो उस समय के अंदर हमारी सारी सांसारिक जिम्मेवारियां जो है पूरी हो जाती है, और जो हमारी संतान होती है उन संतान को पूरा सांसारिक कार्यों का चार्ज सौंप दीजिए। आप उसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है। सलाह आप दे सकते हैं क्योंकि घर में ही रहते हैं, लेकिन उन कार्यों के अंदर लिप्त नहीं रहना जैसा कि आप सांसारिक जीवन में लिप्त रहते थे। और उसके साथ साथ के अंदर अब आपका सुबह से शाम तक का जो जीवन है, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। जो वानप्रस्थी होता है सबसे पहले उसको अध्यात्म में विश्वास होना चाहिए, ईश्वर प्राणिधान में विश्वास रहना चाहिए। अपनी अपनी परंपराएं कोई भी व्यक्ति पालन कर सकता है, उसके अंदर वो स्वतंत्र है, लेकिन उसको ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति, पुनर्जन्म के प्रति, जन्म मरण के प्रति, कर्म के प्रति उसके अंदर विश्वास होना चाहिए। तभी जाकर के वह वानप्रस्थ की जीवन शैली अच्छी होती है। वानप्रस्थ जीवन शैली के अंदर समय से उठना, समय से सोना, शाकाहारी भोजन करना, हित मित रित भोजन करना, और अधिक से अधिक समय ज्ञान को जो है वो पढ़ने में, लिखने में, बोलने के अंदर अधिक समय लगाना, और ज़्यादा से ज़्यादा मानव कल्याण की बात करना। और सबसे बड़ी बात है उसके जीवन के अंदर किसी तरह का ईगो नहीं रहना चाहिए, अहंकार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वानप्रस्थी बन गया है। वानप्रस्थी बनने का सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वह है व्यक्ति का ईगो, व्यक्ति का अहंकार है वह शून्य हो जाना चाहिए, निरंकारी हो जाना चाहिए। और वानप्रस्थी व्यक्ति जो है निष्काम कर्म के अंदर विश्वास करने वाला होना चाहिए, क्योंकि उसका लक्ष्य बदल जाता है। हम संसार के अंदर बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो हमारा लक्ष्य अलग होता है कि हमें जो है कमाना होगा, बच्चों का भरण पोषण करना होगा। लेकिन वानप्रस्थ जीवन शैली के अंदर आपका जो है वो अपना रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जितना आपका निर्वाह चीज़ है उसकी व्यवस्था आपके पास में रहनी चाहिए। तभी वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए, ताकि कि आपका जो चित्त बार बार उस तरफ नहीं जावे कि हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं है, हमारे चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, कपड़ों की व्यवस्था नहीं है। ऐसी सब चीज़ों का प्रबंध करने के बाद में वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए। और वानप्रस्थी व्यक्ति जहाँ भी खड़ा हो जाता है वो लोगों को लगना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्तित्व है। उसके मुखारबिंद से निकलने वाली वाणी है वो मीठी होनी चाहिए, अमृतमयी होनी चाहिए, और लोगों को जो शीतल करने वाली होनी चाहिए। वाणी के लिए कहा भी है, ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। यानी भीतर का शोधन करना है, भीतर अहंकार का बिल्कुल विसर्जन कर देना है, राग द्वेष को जो है वो बिल्कुल मिटा देना है। तभी हम जो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य हो जाते हैं। हमारे सामने जो भी व्यक्ति आता है वो आत्मतुल्यवत होता है, क्योंकि हमारा उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं होता है, स्वार्थ नहीं होता है, और हम उसको अपने आत्मा के जैसा समझते हैं। वानप्रस्थ देखिए जीवन के अंदर व्यक्ति ने 50 वर्ष उम्र तक जो जो कार्य किया है उसका अनुभव उसके पास में होता है। उस अनुभव का जो है वह उपयोग औरों के भले के लिए, समाज कल्याण के लिए, परोपकार के लिए लगा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं शिक्षक हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैंने योग दर्शन शिक्षा के ऊपर जो है बहुत लंबा कार्य किया है, पुस्तकें भी लिखी है, और ये मेरे विषय रहे हैं। इन विषयों के ऊपर मैं लगातार आज भी लिखता जा रहा हूँ, और एपिसोड्स के माध्यम से जो है लोगों को बताता जा रहा हूँ कि क्या क्या धर्म दर्शन क्या होता है, और धर्म दर्शन के माध्यम से जो है हम अपने जीवन को कैसे सुखी बना सकते हैं। और जीवन के अंदर टॉलरेंस पावर आनी चाहिए। जीवन के अंदर सबसे बड़ा घातक कोई चीज़ है तो वह ईगो है, वह अहंकार है। ये अहंकार को नज़दीक नहीं फटकने देना चाहिए। अगर व्यक्ति जीवन के अंदर एक नियम बना ले कि मैं अपने जीवन के अंदर अहंकार को स्थान नहीं दूंगा, तो वास्तव में एक सच्चा इंसान बन सकता है। हमें अच्छा इंसान बनने में रोकने वाला जो बाधक तत्व है हमारा ईगो है, अहंकार है। इस अहंकार को हमें शून्य करना है, इस अहंकार को हमें न्यून करना है, यही हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। और देखिए जो कुछ वानप्रस्थ जीवन शैली के मैं अब सूत्र देना चाहता हूँ, 5 सूत्र दे रहा हूँ। कुछ 5 सूत्र के माध्यम से वानप्रस्थी जो है अपनी शैली को अच्छा बना सकता है
और वो ज़्यादा से ज़्यादा उपदेशक के रूप में कार्य करे, लोगों का जो अलग से वो जाकर के वो आपस के अंदर सलाह करे, सत्संग करे और समूह में जावे, सम्मेलन करे। वो इस तरीके से प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, घरों में जाकर के और संस्थाओं में जाकर, स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में वो जाकर के वो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग का कार्य करे। ये वानप्रस्थी का दायित्व होना चाहिए। वो 5 सूत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला सूत्र है भावक क्रिया, यानी जो वानप्रस्थी व्यक्ति होता है वो हमेशा प्रेजेंट के अंदर रहना चाहिए और उसके भाव जो है न तो फ्यूचर के अंदर जाए न पास्ट के अंदर जावे। मतलब भावक क्रिया जो कार्य करे, पढ़ाई करे तो पढ़ाई में ध्यान, लिखना हो तो लिखने में ध्यान, बोलना हो तो बोलने में ध्यान, चलना हो तो चलने के अंदर ध्यान है, सोना हो तो सोने में ध्यान। जो प्रवृत्ति वर्तमान में की जा रही उसी प्रवृत्ति के अंदर चित्त लगाए रखना, मन को लगाए रखना, विचारों को लगाए रखना, ये भाव क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट के अंदर रहना, हमें जो इधर उधर नहीं जाना, भटकना नहीं है, वो भावक क्रिया कहलाती है। और भावक क्रिया अपने आप में एक ध्यान है, उसको अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं होती। और भावक क्रिया करने वाला व्यक्ति अपने आप एकाग्र हो जाता है और जहाँ एकाग्रता होती है वो कार्य अति सुंदर हो जाता है। दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस जगत के अंदर झगड़े टंटे क्यों हो रहे हैं? ये प्रतिक्रिया से हो रहे हैं, ये अभिप्राय देने से हो रहे हैं, ये ओपिनियन देने से हो रहे हैं, ये राग द्वेष होने से हो रहे हैं। किसी व्यक्ति ने एक बात कही तो हमने दूसरी बात कही, उसके समझ में नहीं आई तो प्रतिक्रिया हो गई, वाद विवाद हो गया और उसके बाद के अंदर वाद विवाद के बाद के अंदर हमारा जो है विषय बहुत बढ़ गया, तू मैं की स्थिति आ गई और भी आगे जा कर के ये भयंकर रूप ले सकती है। तो हम प्रतिक्रिया नहीं करें। किसी भी व्यक्ति ने कोई बात कही है तो वह हमें जचती है नहीं जचती है, उस बात के ऊपर जो है हम मौन रह गए और उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं की जाए। उसको सुझाव देना हो तो धीरे से अपनी तरफ से सुझाव दिया जा सकता है। तो ये भावक क्रिया, प्रतिक्रिया व्यक्ति। और तीसरा मैत्री। मैत्री का अर्थ होता है कि हम संपूर्ण चराचर जगत के जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखें। मित्रता एक ऐसी चीज है जो कि आपस को जोड़ती है, मित्रता, और उसके माध्यम से एक दूसरे की फ्रेंडशिप होती है और ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की मुझे मदद करना चाहिए, मेरा मित्र है। मित्रता एक ऐसा सुंदर मूल्य है जिसके माध्यम से हम जो है वो कैसा ही व्यक्ति हमारा शत्रु हो उसको भी मित्र बना सकते हैं। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री और मित भाषण। जो इस अनुशासन शैली को मानने वाला है वो वानप्रस्थ जीवन शैली को, उसको जो है मित भाषण करना चाहिए, यानी बहुत कम बोलना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना भी बोला जाए, वाचालता नहीं रखी जाए। क्योंकि जो व्यक्ति वाचाल होता है, वाचालता के अंदर बहुत अधिक बोल दिया जाता है, उसमें कुछ कटु शब्द भी निकल जाते हैं, गलत बातें भी निकल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी प्राण शक्ति है जिसके माध्यम से जो हम बोलते हैं, जिसके लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, कोई भी कार्यकलाप करते हैं, उसमें हमको प्राण शक्ति की जरूरत होती है, विटालिटी की जरूरत होती है। वो हमारी कंज्यूम होती है, वो व्यर्थ में जाती है। मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से जो है ये प्रवचन कर रहा हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है और उससे मुझे भी लाभ हो रहा है और आपको भी लाभ हो रहा है, मुझे भी ज्ञान बढ़ रहा है और आपको भी ज्ञान बढ़ रहा है। ये तो एक समय का उपयोग हो गया, ये आपस का जो एक इंटरेक्शन हो गया। तो हमें विटलिटी को बचाना है। तो इस तरीके से भावक क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार। आहार का संबंध जो है हमारे विचारों से है, आचार से है, रहन सहन से है, व्यक्तित्व से है और सब चीज़ों का संबंध आहार से है। आहार के लिए कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए हमें हित मित और रित आहार करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर का संचालन है भोजन के द्वारा, आहार के द्वारा होता है। तो आहार जो है हमें लेना होता है, लेकिन हितकर लेना चाहिए, यानी न्यूट्रिशियस भोजन लेना चाहिए। और मित का मतलब एक जितनी शरीर के अंदर आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक भोजन न लिया जाए, उससे आलस्य आता है, उससे वायु बनती है और व्यक्ति का काम के अंदर मन नहीं लगता है। और तीसरा होता है रित का मतलब होता है ऋतु के अनुसार हमें भोजन लेना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारी जीवन शैली, जो वानप्रस्थ जीवन शैली है, उसके 5 सूत्र प्राप्त हुए। उसके अतिरिक्त मैं और व्यवहारिक 5 सूत्र आपको देना चाहता हूँ। उस 5 सूत्रों के माध्यम से जो वानप्रस्थ जीवन शैली है वो बहुत सुंदर बन सकती है। तो देखिए, पहला सूत्र क्या है कि आप अपना उद्देश्य मानिए
कि आपने वानप्रस्थ जीवन ले लिया है तो आप चिंतन करिए 24 आवर्स कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। वो राम के जैसी शुद्ध आत्मा है, वो भगवान कृष्ण के जैसी शुद्ध आत्मा है, वो भगवान ऋषभ के जैसी शुद्ध आत्मा है, वो सीता के जैसी शुद्ध आत्मा है, समस्त भगवानों जैसी हमारी शुद्ध आत्मा। यानी मैं शुद्ध आत्मा का चिंतन जो है भीतर ही भीतर चलना चाहिए। जब शुद्ध आत्मा का चिंतन चलता है तो हमारे सामने कोई भी व्यक्ति होता है उसमें भी हम शुद्ध आत्मा का जो है चिंतन करते हैं तो शुद्ध आत्मा की अवस्था ऐसी होती है, एक शुद्ध आत्मा दूसरे शुद्ध आत्मा को कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करती है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसका लक्षण नहीं है। वो एक दूसरे को सुख पहुंचाती है, आराम पहुंचाती है। अब 5 सूत्र ये भी व्यवहार के हैं। सबसे पहला तो सूत्र मैं इसके बारे में जो अपनी वानप्रस्थ जीवन शैली के अंदर लेना चाहता हूँ कि आप हमेशा चिंतन कीजिए कि जगत निर्दोष सब मेरा दोष। इसका अर्थ ये है कि मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, किसी भी तरह की घटना घटित होती है, तो उसके लिए हम दूसरों को दोष न दें। वह दोष मेरा है कि किसी भी समय में किसी जीवित प्राणी के साथ में मैंने दुर्व्यवहार किया है, उसका दिल दुखाया, उसको कष्ट दिया है, तो वह उसका चुकारा हो रहा है। मैंने कॉज डाले थे, वो आज इफेक्ट के रूप के अंदर जो है वो कर्म फल के रूप के अंदर आज मुझे प्राप्त हो रहे हैं। कर्म बीज मैंने जो बोया था वो आज कर्म फल के रूप में मुझे प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ये हमारी जीवन शैली जो है जगत निर्दोष सब मेरा दोष। और तीसरा दूसरा जो सूत्र है टकराव टालिए। यानी क्या होता है कि एक व्यक्ति पूरे घर के अंदर लीजिए, परिवार के अंदर लीजिए, और आप उसके बाद के अंदर ट्रेन में लीजिए, बस में लीजिए, सफ़र में लीजिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में लीजिए, होता क्या है कि व्यक्ति एक दूसरे से उलझ जाता है और उलझने से वो तू मैं करने लग जाता है, उनके संबंध खराब हो जाते हैं और आसपास का वातावरण भी दूषित हो जाता है। उस समय के अंदर हमें अपने को चिंतन करना है कि अब टकराव की स्थिति हो रही है, अगला व्यक्ति कुछ ऊंचा नीचा बोल रहा है, तो हमें अपना 5 आज्ञा में रह करके और हमें उसका जो है वो हमें शांति से रहना है, और शांति से रह करके और उस स्थिति से हम है वो निरपेक्ष हो जाएं, उस स्थिति के अंदर हम साइलेंट हो जाएं, तो टकराव टल जाता है। और वो अगला है एडजस्ट एवरीवेयर। इस जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी स्थिति आती है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी सम्मान होता है, कभी तिरस्कार होता है, और कुछ भी स्थिति आ जाती है। लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर हम समान रहते हुए और हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को एडजस्ट करें। चाहे हमें भोजन कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, मनपसंद का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सोने के लिए स्थान जो हमारा मनपसंद का वैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसमें हर जगह अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट एवरीवेयर होने वाला व्यक्ति जो है अपनी हर परिस्थिति के अंदर वो एक सुंदर वातावरण बना लेता है। और अगली बात है कि भुगते उसकी भूल। यानी क्या होता है कि आज मुझे कोई समस्या है, मैं बीमार हो गया, मुझे घाटा लग गया, मुझे विक्षेप हो रहा है, या मुझे किसी तरह का दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, तो इस सब का कारण क्या है? ये दूसरों को दोष नहीं देना है। इसका कारण यही है कि मेरा किया हुआ उदय के अंदर आया है। मैंने जैसे कर्मों का जो बीजारोपण किया था वही अब फलित के रूप में वो कर्म फल के रूप के अंदर मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए आप जो है वो भूल किसकी है? ये जो मैं भुगत रहा हूँ ये भूल मेरी है, किसी अन्य की भूल नहीं है। दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना। और हुआ सो न्याय है, मतलब ये है कि मैं भुगत रहा हूँ, ये एक न्याय है, ये ईश्वर के घर का न्याय है। क्योंकि जब बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है तो मेरा कारण जो है वह जो मेरा कॉज है वो आज इफेक्ट बना है, वो कर्म फल है, वो भाव कर्म है, आज द्रव्य कर्म के रूप के अंदर उदय में आ रहा है। तो इस तरीके से एक ये प्रकृति का नियम है, ये भगवान के घर का न्याय है, वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे भीतर के अंदर राग द्वेष वगैरह नहीं होते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, वानप्रस्थ जीवन शैली बहुत सुंदर विषय है। इस एपिसोड के माध्यम से मैं निष्कर्ष की भाषा के अंदर मैं जो है और दूसरा मैसेज टू द सोसाइटी ये देना चाहता हूँ, इसकी सामाजिक उपयोगिता बताना चाह रहा हूँ कि हम धीरे धीरे
वानप्रस्थ जीवन को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति जो सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो गया है और अपने स्वार्थ के अंदर रहता है और उसको किसी तरह का गाइडेंस नहीं है कि जब मैंने अपना सारे कार्य कर लिया, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो गया या घर के अंदर 60 वर्ष की उम्र आ गई तो मैंने मेरी सांसारिक जिम्मेवारियों किया, अब मेरा जीवन कैसे होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन अगर देखें तो वास्तव के अंदर वो 55-60 साल की उम्र के बाद ही प्रारंभ होता है कि उसके पूर्व जो है हम अपनी सांसारिक जिम्मेवारियों को पूर्ण कर में रहते हैं। तो इसका पूर्व नियोजन होना चाहिए, इसकी पूर्व तैयारी करना चाहिए। व्यक्ति जब 50 साल का हो तभी वो निश्चय कर ले कि मुझे वानप्रस्थ का जीवन बिताना है और वानप्रस्थ जीवन शैली का हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है। 60+ के जितने भी लोग हैं वो वरिष्ठ नागरिकों की बहुत सी संस्थाएं बनी हुई है, उन संस्थाओं के अंदर जो है हमें गाइडेंस देना चाहिए कि आप अपना स्वयं का जीवन जियो और जो अनुभव आज तक आपने प्राप्त किया, आप बैंक कर्मी के रूप में हैं, आप पुलिस के रूप में हैं, आप सेना के रूप के अंदर है, आप दर्जी के रूप के अंदर है, या आप जो है वो घड़े बनाने वालों के रूप के अंदर, कुमार के रूप में है, तो उसका उपयोग कीजिए, उसका समाज कल्याण के अंदर उपयोग कीजिए। उस टेक्निक के लिए हमारे जो नए युवा है उन लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, उनको बताइए कि हमारे ट्रेडिशनल जो कार्य है, अच्छे कार्य इसको किया जाना चाहिए। आज मैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण आपको बताना चाहता हूँ एक छोटा सा कार्य, जैसे कि पानी की मटकी है, तो जब अप्रैल से लगा करके जुलाई अगस्त तक गर्मी का समय होता है तो पानी की मटकी फ्रीज से ज़्यादा कितनी उपयोगी चीज़ है। फ्रीज है एक बीमारी का घर है, ये अप्राकृतिक है, लेकिन पानी की मटकी का जो कार्य है वह कितना सुंदर कार्य होता है, मतलब उसका पानी कितना ठंडा होता है और कितना हितकर होता है। तो ये हम, अगर मेरे पास में इस तरीके का अनुभव है तो मैं युवकों को ला करके उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कराऊं और बताऊं, तो और ऐसे युवकों को इस कार्य के अंदर प्रवृत्त करूं, तो युवक अपनी मटकियां बना करके अपने जो स्टोर, उसके साथ में जुड़ी हुई और सी बहुत सी छोटे छोटे आर्टिकल्स है, उन आर्टिकल को करके और वह जब समय आवे उसकी बिक्री करे। यानी कोई भी कार्य है अपने आप में छोटा नहीं होता है। ये बात जो है हर बच्चे के अंदर, हर युवा के अंदर ये बात भरनी चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, डॉक्टरेट कर लिया, तो सबसे बड़ी बात क्या होता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति को अहंकार बहुत आ जाता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं डॉक्टरेट हूँ। इस भावना से उसका धीरे धीरे जो है पतन होने लगता है, बल्कि नाणस्य सार मायरो, ज्ञान का सहारे आचार है, उसके जीवन में ये आना चाहिए कि मुझे मेंटल ग्रोथ के लिए मुझे ज्ञान मिला है, मुझे एक दीपक के रूप में ज्ञान मिला है। भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति साधुवाद, आपको कृतज्ञता। प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ के अंदर जो है वो ये कार्यक्रम दिया जाता है और विषय भी ऐसे होते हैं, समग्रता से होलिस्टिक विषय लिए जाते हैं, चाहे स्वास्थ्य के संबंधी हो, चाहे युवाओं के संबंधी हो, चाहे धर्म दर्शन के संबंधी हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के संबंधी हो, चाहे योग के संबंधी हो, महापुरुषों के संबंधी हो, इस तरीके से। और हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जगत कल्याण करना, जय जगत का हमारा जो उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया हमारा उद्देश्य है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो और खूब आनंद के साथ में आप अपना जीवन यापन करते हुए अपने परिवार के बीच में रहते हुए समाज का कल्याण करें और समाज की सेवा करें, परोपकार करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।